और शुगर क्रेविंग की जहाँ तक बात है तो देखें व्हाइट शुगर तो नुकसानदेह है। व्हाइट शुगर तो कैंसर कैंसर सेल्स को प्रमोट करती है। प्रोसेस्ड फूड के अंदर जो कुछ अवेलेबिलिटी है, आपको पता है इस वक्त फ्राइंग आइटम से लेकर मीट भी जो है प्रोसेस्ड अवेलेबल है। आई मीन, डू यू इंडोर्स दैट? आपको लगता है कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो बिल्कुल ही खाना जो है वो सेहत के लिए मुज़र है? या है वो हर वक्त में हेडेक होने लगा है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि ये डायग्नोसिस सही है कि नहीं, ये आपको पता है कि आपके लिए होनी चाहिए कि नहीं। हर कि कुछ लोगों का कहना है, भी खुराक के अंदर अंडे का जिक्र किया, तो अंडे के बारे में एक मिथ है कि योग जो है वो इज इट गुड और इज इट बैड? सब लोग लेकिन क्या एक आम आदमी ऑयल को अफोर्ड कर सकता है? नहीं। हमारे पास फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? हार्डली कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा जो रात के टाइम पे लेट नाइट स्नैकिंग ना करता हो। तो इसके हवाले से जो आपके ख्याल से क्या एक आइडियल स्नैक क्या है? अच्छा खा रहे हैं, खस्ता होना चाहिए। वो खस्तगी आती कैसे है? वो तो ऐसे हाइड्रोजनेटेड फैट के बगैर आ ही नहीं सकती। एनीथिंग व्हिच इज क्रिस्प, आपके ख्याल से कि वो नहीं खाते? एग्जैक्टली। अगर मैं अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वायर पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मोहसिन। आज की हमारी गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डॉक्टर जुबाला यासर लुत्फ़ी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ वायर पाकिस्तान में नहीं, इनवाइट मोर देन किया। वेलकम। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द कन्वर्सेशन। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए अबाउट योर प्रोफेशन एंड यू नो व्हाटएवर यू वांट टू गिव एज एन इंट्रोडक्शन। बेसिकली तो मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैंने फूड टेक्नोलॉजी में ही अपना पीएचडी डिग्री अर्न की थी और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17-18 सालों से मैं कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा रही हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके साथ साथ चूँकि बहुत शौक़ था ग़िज़ा का, एक्सरसाइज का और अपने आप को हेल्दी रखने का, तो शायद यही एक ऐसी मोटिवेशन थी जिसने मुझे इस तरफ मूव किया कि मैं न्यूट्रिशन के तरफ चली गई और उसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से उसकी सर्टिफिकेशन करी। तो उसके बाद एज अ कैरियर जो है इसको भी ऑप्ट किया और ये कोशिश की कि न्यूट्रिशन के हवाले से जितने मिसकॉन्सेप्शंस हैं और जितने मिथ हैं वो मैं दूर कर सकूं और आम लोगों को एक अच्छी नॉलेज जो है वो दे सकूं चीज़ों के हवाले से। तो ये एक मोटिव रहा। तो इस सिलसिले को लेकर चली अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूट्रिशन के सिलसिले को बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ काम किया, थैलेसेमिक पेशेंट्स के साथ काम किया, इसरा फाउंडेशन में डायबिटिक पेशेंट्स के साथ काम किया, लोकल कम्युनिटी के अंदर काम किया कि किस तरह से लोग जो है वो अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कम कर सकते हैं। तो वो एक अच्छे प्रोजेक्ट रहे और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ उसके हवाले से कि हम एक अच्छी डाइट को सिर्फ ये सोचते हैं कि ये बहुत महंगी डाइट है और हम ये कर नहीं सकते। तो जब लोकल कम्युनिटी में काम किया तो पता चला कि किस तरह से आपके पास रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस होते हैं और आप उन रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस में रहते हुए किस तरह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर था, वहाँ से मामला शुरू हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस मेरी चलती रहीं न्यूट्रिशन के हवाले से और ऐसी सर्टिफिकेशंस की कि जो अवेयरनेस फैलाने में या अवेयर करने में लोगों को हेल्पफुल हो मेरे लिए। फिर उसके बाद एक बुक मैंने वेट लॉस के हवाले से लिखी जो कि अभी लेटेस्ट ही पब्लिश हुई है, जर्मनी का प्रेस, स्कॉलर प्रेस, और वो अवेलेबल है अमेज़ॉन पे सबके लिए। और उससे पहले एक फूड टेक्नोलॉजी पे मैंने बुक लिखी थी 2011 में, तो वो भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। साथ साथ यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स के लिए काम होता ही रहता है और उनको भी अपने स्टूडेंट्स को भी मैं तैयार कर रही हूँ इस चीज़ के लिए किस हद तक एक अच्छी मालूमात को आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं एक आसान तरीके से। उसके साथ साथ ट्रेनिंग का भी सिलसिला चल रहा है और एक हमारा बेसिकली एक ट्रेनिंग फर्म है जिसका नाम है थ्राइव। वो उनकी मैं ट्रेनर हूँ और उनकी कोलैबोरेशन जो है वो इंग्लैंड में लंदन में एक कॉलेज है, बर्मिंघम कॉलेज, उनके साथ उनकी एफिलिएशन है और कैनेडियन ट्रेनिंग सिस्टम के साथ है। तो उनके थ्रू जो है वो मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी कराती हूँ न्यूट्रिशन के हवाले से। और वो न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग्स जो हैं बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए होती हैं जो न्यूट्रिशन की नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी और को सही करने के लिए हो या फिर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होता रहा है। एक दौर था जब हम सारी देसी ग़िज़ाओं की बात करते थे, जैसे जैसे वक्त आता गया अलग अलग किस्म की डाइट्स की बात होती गई।
आज ऑफ लेट जो है वो कीटो डाइट की बात होती है, कभी पैलियो डाइट की बात होती है, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात होती है। तो एज अ न्यूट्रिशन विच वन डू यू इंडोर्स? आपके ख्याल से ये सिर्फ एक रैट रेस है जो वक्तन फ़वक्तन जो है ये सिलसिला चेंज होता रहता है, या आपके ख्याल से इन सब के पीछे कोई ना कोई जान है या कोई ऐसी बात है कि वाकई ये उस वक्त जब भी ये ट्रेंड में आई तो वाकई इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी थी जो करने से जो इफेक्टिव थी? देखिए, जब हम कभी पुराने लोगों को कंपेयर करते हैं और हम हमेशा यही बात कहते हुए सुनते हैं लोगों से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले बहुत ज़्यादा थी। आज जो है वो कम उम्र लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, कम उम्र लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। तो इसके पीछे डाइट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चेंजेस हैं जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त हो रही हैं। जहाँ तक ये बात रही कि पहले लोग घी भी खाते थे और सेहतमंद रहते थे, पहले लोग जो है वो चर्बी खाते थे, ठीक है, और अक्सर लोगों से हम सुनते हैं कि मेवा जात बहुत खाए जाते थे। तो उसकी जो बुनियादी वजह है कि उस वक्त लोग ये सब चीज़ें खाते थे, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हुआ करती थी। ऑर्गेनिक को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस नहीं होती थी, अनप्रोसेस चीज़ें थी जो हम खाते थे। मुरमुरे खाया करते थे। अब आजकल तो बच्चे को मुरमुरे पता ही नहीं है कि वो होता क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो बात यह है कि उस वक्त हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी थी। फिजिकल एक्टिविटी जब कम होती चली जाती है तो फिर हमें अपने खाने के मिकदार के साथ साथ हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो है वो कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। पहले फिजिकल एक्टिविटी होती थी जनाब, सिलबट्टा है, खवातीन उस पर पीस रही हैं। एक तो आप जिस पोस्चर में बैठ रहे हैं वही आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है। दूसरी बात यह कि आपकी कैलोरीज कितनी खर्च हो रही हैं, आप जो है वो पीस रहे हैं, वो एक मुश्किल काम होता है। तो आप हर पीसने का अमल जो है वो बगैर मशीनों के कर रहे होते थे। तो जो आपका इंटेक था तो वो आपका आउटपुट भी तो उसी हिसाब से था। अब अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को देखें और गौर करें तो हमारा वो आउटपुट तो अब रहा नहीं है। तो जब हमारा वो आउटपुट नहीं रहा तो हम वो वाली चीज़ें उस क्वांटिटी में आप कैसे ले सकते हैं। अगेन मैं यही बात कह रही हूँ कि चीज़ें वही सही हैं अभी तक, कि हमारे पास वो प्रोसेस्ड फूड जितना आ रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन यह है कि हम उनकी क्वांटिटी को हमें बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पहले लोग अंडे खाते थे, अब अंडों में भी पाबंदी लग गई कि अंडा नहीं खा सकते, जबकि अंडा खाना जो है वो इतना सेहतमंद है, जबकि एक ब्लड प्रेशर का मरीज भी अंडा खा सकता है। ये भी एक मिथ है कि आप जो है वो ब्लड प्रेशर है आपको, आप अंडा नहीं खा सकते। क्यों, क्या वजह है उसकी? वो तो आपको ब्लड प्रेशर को लो करता है अंडा, इतना फायदेमंद है। लेकिन ये मिसकंसेप्शंस हैं, ये मिथ हैं जो हर जगह फैलते ही चले जा रहे हैं, और लोग जो है वो ये समझते हैं कि नहीं हमें ये चीज़, तो सही रहनुमाई बहुत ज़रूरी है असल में चीज़ों की। So, coming back to the same question, आपके ख्याल से जितनी भी डाइट्स ऑफ लेट हमको सुनने को मिली हैं कि भाई हम कभी बात करते हैं इसकी पैलियो डाइट की, कीटो डाइट की या इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसमें से कोई ऐसी इन पर्टिकुलर है जिसको आप इंडोर्स करते हैं, या आपके ख्याल से ये इसके ऊपर इस वजह से बेहतर है या ये वाली बेहतर है क्योंकि इसके अंदर ये सिलसिला है? इस तरीके से आपके ख्याल से इन सब डाइट्स में आप किसको इंडोर्स करते हैं? देखें, डाइट जब इंडोर्स की जाती है जब आपके पास डायग्नोसिस होता है, डिजीज रिलेटेड होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल कि आप कैंसर पेशेंट हैं, आप डायबिटिक हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो ऐसी जब कंडीशंस आती हैं तो फिर आप किसी स्पेसिफिक डाइट की तरफ जाते हैं। अदरवाइज अगर आपके साथ ये इश्यूज नहीं हैं तो कंट्रोल्ड कैलोरी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। फिर आपको किसी डाइट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम खा रहे हैं और अपने आउटपुट के हिसाब से खा रहे हैं तो फिर आप जो है वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को टारगेट करने के बाद ये देखा जाता है कि आपको कौन सी डाइट की तरफ लेके जाना चाहिए, क्या वो डाइट आपके लिए बेहतर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कीटो डाइट अमूमी तौर पे उन लोगों को करनी चाहिए जिनके ब्रेन वीक हो रहा है, ठीक है, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हर ब्रेन पेशेंट जो है वो कीटो डाइट ना शुरू कर दे। सही। जब तक कि आप कंसल्ट नहीं करेंगे प्रॉपरली, आपका डायग्नोसिस नहीं होगा प्रॉपरली, उस वक्त तक कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये नहीं बता सकता कि आपको इस डाइट की तरफ जाना है कि नहीं। ये लम्हा जब आता है जब आप अपनी सेहत खराब कर चुके होते हैं। हम प्रिकॉशंस पहले क्यों ना ले लें?
अगर हम प्रिकॉशंस पहले लेते हैं और हम सेफ फूड की तरफ जाते हैं, हेल्दी फूड की तरफ जाते हैं, तो फिर ये वाले मामलात आएंगे, अगर अगर आने जेनेटिकली भी अगर आने तो डिले होकर आएंगे, सही, जल्दी नहीं आएंगे। तो ये डाइट्स जब रिकमेंडेड है जब आपके पास कोई 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 प्रॉब्लम है आपके साथ। So आपके ख्याल से basic principle should be that you know the calorie intake versus calorie burn. That should be the basic principle. एग्जैक्टली ये सबको पता होना चाहिए। और बाकी सब वही है कि रैट रेस है, अगर एक कीटो कर रहा है तो सारी दुनिया कीटो कर रही है, एक अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है तो सब पूरी की पूरी कॉम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लग गई है। बिल्कुल ये नहीं सोचते कि आपके लिए क्या वो ज़रूरी है कि नहीं। समटाइम्स क्लाइंट मेरे पास इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आएगा और वो कहेगा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जो है वो हर वक्त मैं हेडेक होने लगा है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि ये डायग्नोसिस सही है कि नहीं, ये आपको पता है कि आपके लिए होनी चाहिए कि नहीं। हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर मोटा बंदा बीमार नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर हर मोटा बंदा बीमार है तो फिर जवानों को हार्ट अटैक क्यों हो जाता है, कमज़ोरों को हार्ट अटैक क्यों हो जाता है, दुबलों को हार्ट अटैक क्यों हो जाता है। सही सही। अच्छा जी, आपने खुराक की बात की, इसके अंदर आपने जिक्र किया अभी आपने अंडे की बात की, तो उससे रिलेटेड एक बहुत आम तौर पे एक जो सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है वो ये है कि कुछ लोगों का कहना है, भी खुराक के अंदर अंडे का जिक्र किया, तो अंडे के बारे में एक मिथ है कि योग जो है वो इज इट गुड और इज इट बैड। सम लोग पीपल थिंक दैट यू नो सम पीपल हैव टू से योग इज गुड फॉर इज नॉट गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स, और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि नहीं वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस? बात का आगाज मैं ऐसे करती हूँ कि अंडे के अंदर दो पोर्शन है ना, एक पीला और एक सफ़ेद, राइट। जो आपका पीला पोर्शन है, ठीक है, जो येलो है, उसके अंदर से एक न्यू लाइफ को निकलना है। बिल्कुल सही। एक नई जिंदगी आने के लिए आपको कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और जो बच्चा उसके अंदर से बन रहा है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स उसी अंडे में से ले रहा है। तो अंडा बुरा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, राइट। क्या चीज़ मैटर करती है, आप क्वांटिटी क्या ले रहे हैं, ठीक है। अगर एक अंडा आप रोज खाते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट ही क्यों ना हो, वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता। अगर आप एग डाइट की तरफ जा रहे हैं जो कि कही जाती है कि 3 दिन आपने सिर्फ अंडे ही खाने हैं, सही, तो देखें ऑब्वियसली ये तो फिर एक ऐसी अनयूजुअल बात हो गई ना। और आप ये चीज कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं अंडे तो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें, और अंडा नुकसान नहीं पहुंचाता इसलिए हम 3 दिन अंडे खा रहे हैं। So basically, overdose of anything is not correct. Exactly. This is a tagline basically. Right. कि कोई रॉ मटेरियल, कोई ग़िज़ा जो अल्लाह ने बनाई है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। सही। अच्छा, इससे ही रिलेटेड एक और चीज़ जिसके बारे में एक आम तौर पे एक तासुर रहता है कि कौन सा ऑयल यूज़ करना बेहतर है। हमारे पुराने हमारे आबा अजदाद तो भाई सब घी खाते आए थे, देसी ग़िज़ा वाले लोग थे। उसके बाद जो है फिर बात हुई कि जी नहीं कॉर्न ऑयल लेना चाहिए, फिर बात हो गई नहीं सनफ्लावर लेना चाहिए, फिर बात हुई नहीं ऑलिव ऑयल लेना चाहिए। ऑलिव ऑयल लेना चाहिए तो किस किस्म का लेना चाहिए, वर्जिन होना चाहिए, पोमेस होना चाहिए, आई मीन कनोला की बात होती है। फिर रिसेंटली मैं एक जगह मैंने पढ़ा कि कनोला इज़ नॉट इवन द राइट चॉइस ऑफ ऑयल। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? थोड़ा सा मैं इसका डिटेल्ड आंसर करूंगी ताकि हर तबके के बंदे को बात समझ में आ जाए। देखें, ऑयल एक एक्सपेंसिव कमोडिटी है, ठीक है। अगर हमारे लिए ये कहना बहुत आसान होता है, और ऑब्वियसली ऑलिव ऑयल बहुत बेहतरीन ऑयल है, ठीक है, सरसों का तेल भी बहुत बेहतरीन है, खोपरे का तेल भी बहुत बेहतरीन है। ये ऑप्शंस तो हमारे पास हैं और हमारे लिए कहना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करें। लेकिन क्या एक आम आदमी ऑयल को अफोर्ड कर सकता है? नहीं। हमारे पास फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या जो मार्केट में प्रोसेस्ड ऑयल मिल रहा है क्या वो अफोर्ड कर सकता है? समटाइम्स वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ और वो ये कि हमने ऑयल की कंजम्पशन को कम क्यों नहीं किया अभी तक। राइट। हम इस दौड़ में क्यों लगे हुए हैं कि ये ऑयल अच्छा है, ये ऑयल खराब है। हर ऑयल, चाहे वो बटर हो, चाहे वो असली घी हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, 1 ग्राम ऑयल सेम कैलोरीज देता है आपकी बॉडी को। ओके। राइट, regardless of different type.
ठीक है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, वो किस सोर्स से हासिल किया गया है, वो आपको देता सेम कैलोरीज है। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में ये बात रखनी है। फिर हम आते हैं इस बात पे कि वो सोर्स क्या है। जितना जितना महंगे की तरफ आप जा रहे हैं, सोर्स बेहतर होती चली जा रही है। जितना प्रोसेस्ड की तरफ आप जाते जा रहे हैं, आपकी सेहत खराब होती जा रही है। और इस वक्त ऑयल जो मिल रहा है मार्केट में, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस हैं। लेकिन ऑयल के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आपने ऑयल को 3 दफा फ्राई किया, तो 3 दफा फ्राई करने के बाद उसके अंदर जहरीले मवाद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और वो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है, हमें फेंक देना चाहिए। लेकिन क्या मैं और आप 3 दफा ऑयल यूज करने के बाद फेंक देंगे? कभी भी नहीं। हम ये कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसी अप्रोच ही नहीं है ना जिस पे मैं बात करूं। तो हम क्यों नहीं हम उस रिड्यूस क्वांटिटी की तरफ जाते हैं? मेरा जवाब सिर्फ ये है इस हवाले से कि अगर किसी चीज को आप तलते हैं तो आप उसको बेक कर लें, क्वांटिटी कम हो गई ना उस चीज की। आप अगर सरसों के तेल में भी डीप फ्राई कर रहे हैं तो वो आपके लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना एक आम तेल नुकसानदेह। लोग कहते हैं, अगर मैं उनसे कहती हूँ कि भाई वो हम तो ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, हम तो ऑलिव ऑयल में सेकते हैं, क्वांटिटी तो सेम है ना, वो आपको कैलोरीज तो उतनी ही दे रहा है, तो आप क्यों एक एक्सपेंसिव सोर्स की तरफ जा रहे हैं? आप उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करें, अपने टेस्ट बर्ड्स को उसके हिसाब से लेकर आए। ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ऐसे, और ये सस्टेनेबल अप्रोच है जो आप जिंदगी भर कर सकते हैं। तो ऑयल की बात हो रही है तो आजकल ट्रांस फैट का बहुत जिक्र होता है हर चीज़ के अंदर। ये ट्रांस फैट ये है, ट्रांस फैट ये। इसका पूरा थोड़ा सा बैकग्राउंड दे। व्हाट एग्जैक्टली ट्रांस फैट इज ऑल अबाउट? देखें, जब ऑयल प्रोसेसिंग में जाता है, प्रोसेस होता है, तो एक केमिकल चेंजेस आती हैं उसके अंदर, और उन केमिकल चेंजेस के नतीजे में ट्रांसफॉर्म बनती है, जो कि हम उसको देख तो नहीं सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन वो प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, एक आम जबान में मैं आपको एक बात समझा देती हूँ जिससे हर एक को समझ में आ जाएगी बात। अगर हमने प्लांट ऑयल लिया है, प्लांट ऑयल जमता नहीं है, एनिमल सोर्स से जब हम ऑयल लेते हैं तो वो जम जाता है। प्लांट ऑयल को जमाने का जो तरीका है वो हाइड्रोजिनेशन है, यानी कि बहुत सारे पैकेट्स के पीछे लिखा हुआ होगा कि ये एनिमल सोर्स से नहीं है, प्लांट सोर्स है, वेजिटेबल ऑयल है। लेकिन जब वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं, यानी कि उसको सख्त करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके फिनिश प्रोडक्ट के अंदर वो टेस्ट अपीयर हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होता है और ट्रांस फैट बन जाता है। यानी उसके अंदर एक केमिकल चेंजेस ऐसी होती हैं कि ट्रांसफॉर्म बन जाती है, एंड दैट ट्रांसफॉर्म इज एक्सट्रीमली कार्सिनोजेनिक। और जब वो 2% या 1% अप्रॉक्सीमेटली ले रहे होते हैं कि 1% से ज़्यादा किसी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। और हमारे बहुत माजरत के साथ कि हमारे यहाँ इस वक्त हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास जो बेकिंग की जा रही है, जो जिस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं, उनमें ट्रांस फैट 1% 2% क्या, ट्रांस फैट तो 15% से भी ज़्यादा होता है, और हम उस चीज़ को बहुत खुशी से खाते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो जितनी भी पैकेज फूड है, ये प्रोसेस फूड है जिसके ऊपर लिखा होता है 0 ट्रांस फैट या नो ट्रांस फैट एट ऑल, ये इज इट ट्रू? या वाकई ये पॉसिबल है अचीव करना? ये आपने बड़ी अच्छी बात करी, और इसमें मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस इस तरह ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है, एक आम आदमी अगर पीछे लिखा हुआ देखेगा 0% ट्रांस फैट, तो ऑब्वियसली उसको यही लगेगा कि इसके अंदर 0% ट्रांस फैट होगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता। ठीक है, बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम तो देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके अंदर ट्रांस फैट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन का प्रोडक्ट ही डिफरेंट होता है। लेकिन एक आम आदमी को वो किस तरह इससे बच सकता है? मिनिमाइज द इनटेक ऑफ बिस्किट्स, बेकरी बिस्किट्स, पेटीज। ठीक है, ये चीज़ें ट्रांस फैट के बगैर पॉसिबल नहीं है, ये बन ही नहीं सकती। तो आप ऐसे आइटम्स को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कीजिए जिसमें लेयर्स 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 मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें खस्ता, जो आप कहते हैं ना खस्ता होना चाहिए, पराठा खा रहे हैं खस्ता होना चाहिए, वो खस्तगी आती कैसे? वो तो ऐसे हाइड्रोजनेटेड फैट के बगैर आ ही नहीं सकती।
एनीथिंग व्हिच इज क्रिस्प आपके ख्याल से कि वो नहीं खाएं? एग्जैक्टली अगर मैं बहुत इस तरह से बात करूं तो शायद मैं ये आपको कहूंगी कि ऐसी प्रोडक्ट्स को जितना कम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में उतना कम कर लीजिए। पहले तो नहीं थे ना, पहले बिस्किट्स की इतनी वेराइटीज़ कहाँ थी, तो इंडस्ट्रीज़ हैं इसकी, ठीक है। हम क्यों नहीं हेल्दी प्रोडक्शन की तरफ जाते? हेल्दी चीज़ें, हमारे घर में जो बिस्किट्स बनते हैं क्या उसकी शक्ल ऐसी ही होती है? ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो हमें क्वांटिटी को लिमिट करना है। हम खाएं सब, मैं ये नहीं कह रही हम नहीं खाएं, हमें इसी सोसाइटी में रहना है ना, लेकिन हम क्वांटिटी लिमिट करें। क्वांटिटी लिमिट करेंगे तो वो हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त कर लेगी। ठीक। अच्छा, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में चिकन का कंजम्पशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बकरे का गोश्त खाना हर किसी के अफोर्डेबिलिटी इशू है। तो आपका क्या ख्याल है, जो पोल्ट्री चिकन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इज़ इट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और डू यू थिंक कि नहीं सिर्फ देसी ही ऑप्शन है, पोल्ट्री चिकन खाई नहीं जा सकती? एंड नॉट जस्ट दिस बट ऑल्सो एक वेजिटेरियन वर्सेस गोश्त की डाइट को अगर कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है, वन शुड गो कम्प्लीटली वेजिटेरियन? देखिए, चिकन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इस वक्त है भी, और मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर प्रोसेसर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बाकायदा इस पे वर्किंग कर रही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको हार्मोनल इंजेक्शन। तो बहुत सारे जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बाकायदा तौर पे पूरा फॉलो कर रही हैं हर चीज़ को, फूड सेफ्टी को, और उसके बाद वो चिकन आ रही है मार्केट के अंदर। तो चिकन खाने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि क्वांटिटी मैटर करती है। अगर हम अपने हफ्ते को इस तरह से डिज़ाइन कर लें कि गोश्त तो वैसे भी रोज़ नहीं खाना चाहिए, गोश्त के 2 दिन, सब्जियों के 2 दिन और दाल के 2 दिन, ये एक फॉर्मूला है हेल्दी लाइफस्टाइल का। क्योंकि जो प्रोटीन्स आप गोश्त से हासिल कर सकते हैं वो सारी की सारी प्रोटीन आप वेजिटेबल से नहीं हासिल कर सकते, या जो आप वेजिटेबल से हासिल कर रहे हैं वो आप गोश्त से हासिल नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ वैरायटी के फूड प्रोडक्ट्स का लेना बहुत ज़रूरी है। आपको सब्जी भी खानी है, और एक सब्जी नहीं खानी है, वैरायटी खानी है। आपको दालें भी खानी है, एक दाल नहीं खानी कि आपने बस मसूर की दाल का ही ऑप्शन रखा हुआ है। आपको सारी दालों को खाना है ताकि मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर जाएं। तो चिकन खाना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है कि आप चिकन से बच रहे हैं। आप चिकन खाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करें, चिकन की क्वांटिटी को। तो मेरा नज़रिया इस हवाले से ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि चिकन में हार्मोनल इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसको हार्मोन के ज़रिए बड़ा किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिकन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, अनटिल एंड अनलेस हाँ अगर कोई बहुत ही, अब कोई ये कहे कि मरी हुई मुर्गियाँ थी, तो बस देखें, हमने हर प्रोसेसर को तो नहीं देखा, लोकल प्रोसेसर्स भी होते हैं, ये काम हो रहा होगा, बिल्कुल होगा। ये तो रेगुलेटरी बॉडीज का काम है ना कि वो उस चीज़ को मॉनिटर करें प्रॉपरली। तो लेकिन जहाँ पर प्रॉपर फूड सेफ्टी इस पे काम हो रहा होता है, तमाम चीज़ों पे, वहाँ पर एक बेहतरीन गोश्त आपके सामने आ रहा होता है, और उसको लेने में कतई कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से आप लाल गोश्त भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें भी कोई ये नहीं है कि आप लाल गोश्त खाएंगे तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाएगा। जितने कंप्लीट प्रोटीन लाल गोश्त के अंदर मौजूद हैं उतने किसी में भी नहीं होते। ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको वेजिटेबल से जब मिलेंगे जब आप कोई 2 वेजिटेबल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट करके खा रहे होंगे, तब आप वो प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया 2-2-2-2 व्हिच इज 2 दिन जो है वो दालों के लिए, 2 दिन सब्जियों के लिए, 2 दिन गोश्त। तो ये आप व्हेन यू टॉक अबाउट 2 दिन, तो मतलब उसके अंदर तीनों मील्स शुड बी बेस्ड ऑन दिस, लाइक एटलीस्ट 2 मील्स, लंच और डिनर, दोनों के अंदर आप वही करें। दैट्स हाउ आई मीन यू डिस्क्राइब दिस 2+2+2। जी बिल्कुल, ये इसी तरीके से है, और इसमें एक इस तरह नहीं है कि आपको ऑल्टरनेट पे जाना है। जैसे आपने एक दिन मीट लिया तो आपने अपना लंच और डिनर स्पेशली वो आपने अपना मीट का रखा। ब्रेकफास्ट जो है वो नॉर्मली हमारे यहाँ साउथ एशियन में ये इतना नहीं है, गोश्त खाया जा रहा हो सुबह, अक्सर लोग सालन वगैरह खाते हैं तो वो कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर नाश्ते या तो पराठे के हो रहे होते हैं या अंडे के हो रहे होते हैं, मेजरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अब कम्युनिटी तो कम्युनिटी वेरी करती हैं चीज़ें, कहीं छोले खाए जाते हैं सुबह में, ठीक है। तो लेकिन मैं जो मेन मील की बात कर रही हूँ वो है आपका डिनर और लंच। तो उसमें आपने एक दिन गोश्त खाया, फिर अगले दिन आप दाल पे आ गए, फिर अगले दिन आप वेजिटेबल पे आ गए, फिर अगले दिन आप गोश्त पे आ गए। अगर आप इस तरह करेंगे तो जिंदगी भी आसान रहती है आपकी।
कि आप जो है वो एक चीज़ आपने प्रिपेयर कर ली और उसके बाद आपने जो है उसको 2 टाइम पे यूटिलाइज़ कर लिया। हमारे यहाँ इश्यूज़ यही हैं कि हमें हर वक्त हर मील में एक फ्रेश खाना चाहिए और वैरायटी चाहिए। इस वैरायटी ने हमें ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। और आप देख लें आज मामलात क्या हैं कि अस्पताल बढ़ते चले जा रहे हैं और ज़ाहिर है जितना फूड का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है उतना ही ये मामलात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हम सबके सामने बहुत ऑब्वियस है इस वक्त कि इस वक्त किस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। आप प्रोसेस्ड फूड के अंदर जो कुछ अवेलेबिलिटी है, आपको पता है इस वक्त फ्राइंग आइटम से लेकर मीट भी जो है प्रोसेस्ड अवेलेबल है। तो आई मीन, डू यू इंडोर्स दैट? आपको लगता है कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो बिल्कुल ही खाना जो है वो सेहत के लिए मुज़िर है, या आपको लगता है कि कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर खाएं तो इससे रोके? देखें, प्रोसेस्ड फूड जो है वो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए तो ऐसा भी नहीं है। प्रोसेस्ड फूड में हर तरह का फूड आता है, सेफ फूड भी आता है, ठीक है। आप अगर कोई हेल्दी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो वो भी प्रोसेस्ड ही होगी ऑब्वियसली। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि जो प्रोसेस्ड फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं आप उसका फूड लेबल देखें पीछे। क्या वो आपको कंज्यूम करना चाहिए? अगर फूड प्रोडक्ट जो बना रही है इंडस्ट्री उसने तो मेंशन कर दिया ना फूड लेबल के पीछे, नाउ चॉइस इज योर्स, ठीक है। कि उसके पीछे अगर लिखा हुआ है कि ट्रांस फैट इतना है, उसके पीछे लिखा हुआ है उसके अंदर शुगर इतनी है, तो आपको वो फूड लेबल, पूरी दुनिया में यही होता है, आप फूड लेबल पढ़ें। अगर वो आपके हिसाब से है प्रोडक्ट तो आप खरीद लीजिए। इसकी क्या गारंटी है कि जो पीछे लेबलिंग है वो वाकई ही बिल्कुल ऑथेंटिक है? आपको लगता है कि इसकी कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट बॉडी है जो इन सब चीज़ों को चेक करती हो कि जो लेबलिंग आपने की है वो कितने हद तक करेक्ट भी है या नहीं? देखें, अभी तो माशाल्लाह काफ़ी काम हो रहा है इस हवाले से। जितनी हमारी फूड अथॉरिटीज़ इस वक्त बनी हैं वो इस पे काम कर रही हैं और माशाल्लाह से हमारी सिंध फूड अथॉरिटी है, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, ये सब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं इस वक्त और इन चीज़ों को देखा जा रहा है। पहले इन चीज़ों पे कोई निगाह नहीं थी, लेकिन अब ये अथॉरिटीज़ दिन रात लगा के अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब चीज़ें वक्त के साथ साथ बेहतर होती चली जा रही हैं। लेकिन जब हम किसी को अवेयर कर देते हैं ना, पब्लिक को अवेयर कर देते हैं और अब ऐसा लगता है कि अवेयरनेस चूंकि बढ़ रही है, इसी वजह से एक आम आदमी भी जाके ये देख रहा होता है कि इसके फूड लेवल के पीछे लिखा हुआ क्या है। और अब तो ये मैंडेटरी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हो गई हैं और मैंडेटरी की भी गई हैं कि रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जो चीज़ें मिलती हैं उनकी भी कैलोरी काउंट होनी चाहिए और उनका पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या मौजूद है। सही। तो हमारे पास एक आम आदमी के पास तो एक यही ऑप्शन है ना कि वो फूड लेवल देख सकता है। जहाँ तक आपने इसकी बात करी कि अब वो सही है कि नहीं, ये हमारे यहाँ अथॉरिटीज़ पे काम कर रही हैं और अल्लाह करे कि वो इस पे इस हद तक कामयाब हो जाएं कि हमें उस पर शक की निगाह डालनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि अथॉरिटीज़ इस पे काम करें और आम कंज्यूमर जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सके बहुत आराम से फूड लेवल्स को देख के। यही हल है, एक कंज्यूमर के पास सिर्फ एक यही हल है। अच्छा, स्नैकिंग एक बहुत ही एक हमारे यहाँ पर एक बिल्कुल ऐसा है कि हार्डली कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा जो रात के टाइम पे लेट नाइट स्नैकिंग ना करता हो। तो इसके हवाले से जो आपके ख्याल से क्या एक आइडियल स्नैक क्या है? अच्छा, इसको भी मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों का मसला ये भी शायद सॉल्व हो जाए। देखें, ईटिंग जो है ना वो हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए और माइंड गेम बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। जब हम बहुत मसरूफ़ होते हैं किसी काम में और हमारा ध्यान नहीं होता तो समटाइम्स हमें भूख भी नहीं लग रही होती और हमें पता भी नहीं होता हमें क्या खाने का टाइम गुजर गया क्या हुआ। लेकिन जब हम फारग बैठे होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है और वो होता है खाना, कि अब हम कुछ खा लेते हैं। ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये सारा दिमागी खेल है। अगर हमें स्नैकिंग करनी होती है तो सबसे पहले मैं अपने हर क्लाइंट को ये बात सिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि शायद वो ये बात सीख जाए कि सबसे पहले तो आपने बैठना है। आपको अगर भूख लग रही है अपने मील के अलावा एक्स्ट्रा, सबसे पहले आप बैठ के थोड़ी सी देर ये सोचें, थोड़ा टाइम दें अपने आप को। कल भी मैं अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ा रही थी। मैंने कहा सबसे पहले बैठ के अपने आप को ये टाइम दें कि क्या हमें भूख है या हम फारिग हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दें, सिर्फ अपने आप को 2 से 3 मिनट ये बैठ के सोचें, अपनी सोचों को जमा करें। अच्छा, आपने सोचा, आपको लगा कि क्या वाकई आपको भूख है। पहले तो ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको भूख नहीं है और अब आपको अपने आप को कहीं और बिजी करना है, तो आप बिजी कर लें, ठीक है। आपको लगता है नहीं वाकई मुझे भूख है और मैं कुछ फील कर रही हूँ, मुझे कमजोरी हो रही है और
तो सबसे पहला स्टेप क्या है, बैठ के गहरी सांसें लें ज़रा 5 दफ़ा। ये मैं आपको वर्केबल चीज़ें बता रही हूँ। राइट। आप बैठ के गहरी सांस लें, बाहर करें अंदर करें, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचें कि अब अगर जो चीज़ मैं करने जा रही हूँ वो मेरी सेहत के लिए अच्छी है कि नुकसानदेह है कि सही। फिर आप क्या करें, आप पानी पिए 2 गिलास, ठीक है। 2 गिलास सुकून से, वही 3 दफा करके आपने पानी पीना है। सुकून का थोड़ा टाइम देना है आपको। ये 5-10 मिनट आपके ऐसे हैं जो आपका फैसला करेंगे, ठीक है। आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मजीद भूख लग रही है, ठीक। आप कुकम्बर्स होते हैं ना, खीरे, अपने घर में रखें, ठीक। नहीं मिल रहा है आसपास, वर्किंग स्टेशन पे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे पास तो नहीं है खीरे, मैं क्या करूँ। अपने पास शुगर फ्री च्युइंगम रखें, ठीक है। घर में आपने खीरे खाए, 2 खीरे खा लें बस बैठ के सुकून के साथ। लेकिन खाते हुए आपको क्या करना है कि आप जब चबा रहे होंगे ना, तो आपने चबाना है 30 टाइम्स। क्या करना है, चबाना है किसी चीज़ को 30 टाइम्स चबाना है। बहुत सारे लोग हंसते हैं जब मैं ये बात बताती हूँ, कहते हैं मैडम ये क्या आप बता रही हैं, 30 टाइम्स कौन चबाता है। मैंने कहा मुंह में दांत होते हैं, मैदे में नहीं। चबाने का सारा अमल मुंह में होगा, हजम वहां पर होगा जाके। तो आपने बैठ के 30 से 32 टाइम्स उसको चबाना है। जब आप 30 से 32 टाइम्स चबाएंगे ना, तो मेरे ख्याल में दूसरे कुकम्बर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप उठ जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड ने आपको ये बता दिया कि मैं फुल हो गया। ये इस एक्सरसाइज के बाद ही आप फुल हो जाएंगे। जहां आपने की जल्दी, वहां आपका हुआ काम खराब। आपने कहा बस जो रखा हुआ है वो मैं खा लूं, नहीं। जैसे ही आप चीज पे हाथ बढ़ा रहे हैं, आप सोचें क्या ये मुझे खानी चाहिए कि नहीं। आप यकीन कीजिए, मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप जब बैठेंगे ना तो आपका हाथ रुक जाएगा उस चीज की तरफ से। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि और इसके अलावा, क्यूकम्बर के अलावा कोई भी नट्स, किसी किस्म की और चीज, ये खाना जो नहीं, बिल्कुल है। मैंने स्नैकिंग अमूमी तौर पर उन लोगों को होती है ज्यादातर जो मोटापे का शिकार होता है, स्नैकिंग भी उन्हीं के लिए होती है ज्यादातर। लेकिन हर बंदा जिसको स्नैकिंग की जरूरत है वो पहले ये तो कर लेना, उसके बाद फिर आपने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मामलात क्या हैं कि अगर हम कहते हैं ना मेवा खा लें, तो हम मेवा, आपको पता है कितना मेवा अलाउड है एक दिन में? एक मुट्ठी, और वो भी बंद करके। हम क्या एक मुट्ठी खाते? हम नहीं खाते। हम जब मेवा खाने बैठते हैं तो हम प्लेट खा लेते हैं पूरी और हमें पता भी नहीं चलता। फिर वो क्या करती है, फिर वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करती है अल्टीमेटली, ठीक है। हालांकि वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ भी अगर आप ज़्यादा उससे खा लें क्वांटिटी से, तो वो नुकसानदेह होती है। नट अगर आप खा रहे हैं तो हाँ, आप मुट्ठी भर नट खा सकते हैं। अगर आप इसमें रुक सकते हैं तो आप इसमें रुक जाएं, लेकिन आप इसमें रुकेंगे नहीं अगर आपने पहले सांस लेने का अमल और पानी पीने का अमल नहीं किया होगा तो, ठीक है। अच्छा, नट्स के अंदर भी आप जो उसकी एक्चुअल फॉर्म होती है वही मतलब रोस्टेड हो या सॉर्टेड हो, आपको ख्याल से कि वो मुनासिब नहीं है खाना, या वो भी खाए जा सकते हैं अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो तो? बिल्कुल, ये मैं भी बताने वाली थी और आपने मुझसे पूछ लिया है कि नट्स कभी भी सॉल्टेड और रोस्टेड नहीं खाने आपने। इवन के मैं आपको बताऊं कि बादाम भी जो खाए जाते हैं ना, वो भी छिलका उतार के खाए जाते हैं, क्योंकि बादाम की मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो छिलके के बगैर होती है। अगर आप चाहते हैं ना कि जितने बादाम आप खा रहे हैं उतने ही आपको न्यूट्रिएंट भी मिले, तो आप छिलका उतार के खाएं। लेकिन ये प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको बॉयल नहीं करते, जब तक आप उसको स्टीम नहीं करते। तो आपके पास नट्स ना रोस्टेड होने चाहिए ना सॉल्टेड होने चाहिए। नॉर्मल नट्स होंगे, मिक्स नट ले लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नट्स हो उसके अंदर, वो अपने पास रखें, लेकिन सिर्फ एक मुट्ठी एक दिन में अलाउड है, जो कि आपका 30 ग्राम मुश्किल से बनता है। सही। चलें, मेरे ख्याल से खाने पीने के बारे में तो काफ़ी बात होगी, थोड़ी और बात करते हैं आपके करियर के हवाले से। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप एंड ऑल्सो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, what impact do you think you can bring as in on the food industry, restaurants, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब तक तो मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट थी उस वक्त तक तो मुझे ये पता था कि मैं एक इनोवेटिव प्रोडक्ट कैसे बना सकती हूँ, और वो इनोवेटिव प्रोडक्ट एक आम आदमी के लिए किस तरह से एक्सेप्टेबल हो सकती है। ऑब्वियसली उसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं बुनियादी। एक तो ये है कि वो देखने में कैसी है, खाने में कैसी है और टेस्ट में कैसी है, सूंघने में कैसी है। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मेरा पर्सपेक्टिव यही था बस, ठीक है। और मैं उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकती हूँ, अगर वो 6 महीने तक यूज़ करनी है तो वो कैसे करनी है। जब मैंने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना शुरू करा तो
मैंने सोचना शुरू करा, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो एक हेल्दी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए और मेरा सारा जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो इस तरफ होनी चाहिए कि मैं एक हेल्दी प्रोडक्ट एक कंज्यूमर तक किस तरह पहुंचा सकती हूँ, सही, जिसको कम से कम पैसों पे तैयार किया जाए, जिसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा हो ना कि कैलोरिक वैल्यू, और जिसकी शेल्फ लाइफ के अंदर प्रिजर्वेटिव इतना ही यूज किया जाए जितना उसके लिए हार्मफुल ना हो। सही। या मैं प्रमोशन करूं कि फ्रेश फूड जो है उसकी कंजम्पशन बढ़नी चाहिए। तो न्यूट्रिशन के बाद से जो है वो बहुत सारी तरफ चीजें मैं सोचने पे चली गई। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट होती तो शायद मैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट कंप्लीट नहीं कवर नहीं कर सकती थी। तो मुझे अब ये पता है कि अगर मैं ये प्रोसेस करूंगी तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। तो रेसिपी डेवलपमेंट से लेके उसकी प्रोडक्शन और अल्टीमेटली उसका फूड लेबल क्या कहता है, अब मैं वो तमाम चीजें कवर कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं एक ऐसा रिसोर्स हो सकती हूँ किसी के लिए कि अगर कोई हेल्दी प्रोडक्ट की तरफ काम कर रहा है तो मैं उसको वीट का सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करके दूं। अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो मैं वीट का सब्स्टिट्यूट दूं। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है कोई, उसको कोलेस्ट्रॉल की चीजें नहीं खा सकता लेकिन वो खाना तो चाहता है ना, तो मैं उसको वो वाला प्रोडक्ट डेवलप करके दूं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम हो लेकिन उसके जो उस चीज का मजा है, टेस्ट है, वो क्या हो, वो पूरा हो सके। तो अब मेरे पास R&D भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी हैं। मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट डेवलप कर लिया तो आया ये प्रोडक्ट इसके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह करे कि हम इस तरफ आए। हम जो है वो अगर हम एक ब्रेड बनाते हैं, हम तो सिर्फ ठीक है, अब एक ब्रांड ब्रेड भी एंटर हो गई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रांड ब्रेड जिसको कहते हैं वो ब्रांड ब्रेड अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बाहर तो ब्रांड ब्रेड के नाम से मिलती ही नहीं है, वो हाई फाइबर के नाम से मिलती है। राइट, ठीक है, यहाँ तो रंग डाल दिया जाता है एक ब्राउन कलर का और उसके बाद उसको कह दिया जाता है ब्रांड ब्रेड। मतलब ब्रांड को ही हम ब्राउन ब्रेड बोल रहे होते हैं। ब्राउन को हमने नाम ही उसको ब्राउन रख दिया है एंड दैट इज ब्रान बेसिकली। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ब्रान की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, एक बंदा ग्लूटेन एलर्जिक है, दुनिया खत्म हो गई हमारे यहाँ उसके लिए, वो क्या खाए? वो मुझसे पूछ रहा मैं क्या खाऊं? ब्रेड वो नहीं खा सकता, रोटी वो नहीं खा सकता, वो आखिर खाए। मैंने जब उसको गाइड किया तो मैंने बताया कि भाई आप निहारी भी नहीं खा सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर आटा मिला हुआ था। ठीक है, तो हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव पे तो काम करना चाहिए ना कि ये वाले लोग कहाँ जाएं उसके बाद। और सीलिएक पेशेंट हमारे यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, एलर्जीज बढ़ती चली जा रही हैं, हमें उस पर भी काम करना है। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है कि जब आपको R&D भी पता है किसी चीज की। ठीक है, अच्छा मैं एक छोटी सी मिसाल, एक और चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ उसके अंदर। हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मैंने देखा है, मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैंने ये नोटिस किया है कि मैं खुद भी रही हूँ ना, मेरे भी तो बच्चे हुए हैं, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, मैंने देखा कि मुझे क्या फूड दिया जा रहा है, मैं तो ये खा भी नहीं सकती अभी। एक ऑपरेशन वाले बंदे को अगले दिन आप रोटी खिलाने बैठ गए, मतलब अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी वो क्या करेगा फिर, आप मुझे बताएं। तो वो डाइट भी अवेलेबल नहीं है, इसका भी बहुत फुकदान है। सही, कि जो हॉस्पिटल बेड पे, तो हॉस्पिटल बेड पे अगर कोई पेशेंट है तो उसके खाने का एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को कैसे पता चलेगा कि वो क्या खाता है। मेरी बात का मकसद आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं असल में क्या कहना चाह रही हूँ कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को भी हॉस्पिटल्स के डोमेन में होना चाहिए और उसको भी वो वाला सेटअप दिखाना चाहिए कि पेशेंट क्या खाता है, पेशेंट को क्या देना चाहिए। ठीक है, और अगर ट्यूब के जरिए खाना जा रहा है उसके पेट में तो वो उसको क्या देना है ट्यूब के जरिए। तो ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को करनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल से बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट एट द सेम टाइम, आपको लगता है कि आप किस हद तक सक्सेसफुल रहे हैं कि आप ऐसा खाना डेवलप करें या ऐसा मील डेवलप करें जो प्रेजेंटेबल भी हो, जैसे आपने बोला माउथ वाटरिंग भी हो, टेस्ट बड्स को भी सूट करता हो? तो क्या आपको लगता है कि दैट यू हैव बीन सक्सेसफुल, आई मीन गेटिंग दिस डन? बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। देखिए मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ
और यूएस स्टेट एम्बेसी की तरफ से मैं पाकिस्तान में से कराची में से 4 लोग सेलेक्ट हुए थे। उसमें से मैं अपना प्रोजेक्ट मैंने विन किया था और उन्होंने मुझे 4 महीने की ट्रेनिंग कराई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वो ट्रेनिंग करी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए ना कि मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए मुझे एक फ़ंड की ज़रूरत है, एक बड़े फ़ंड की ज़रूरत है। ऑब्वियसली मैं कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, ठीक है, तो मुझे एक बड़े फंड की ज़रूरत है। लेकिन अगर जब मैंने जाके अपना प्रोजेक्ट रखा तो आगे बात ये की जाती है कि कंज्यूमर ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है। जाहिर है सही। बड़े इंडस्ट्रीज को अपना रेवेन्यू रखना है ना, और ये बात सही भी है। जब कस्टमर ही वो खाने को तैयार नहीं है तो हम वो प्रोडक्ट डेवलप करके क्या करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे स्टेप्स होने चाहिए और इंडस्ट्रीज को छोटे छोटे काउंटर्स डेवलप करने चाहिए, अपने आउटलेट्स पे रखनी चाहिए उन चीज़ों। जब ये चैलेंजेस मैंने फेस किए तो एक आटा मैंने डेवलप किया अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक आटा डेवलप किया जिसका नाम है स्प्रिंगो। एक रैंडम सा नाम मैंने उसका रख दिया और उसको मैंने अपने क्लाइंट्स को देना शुरू किया। उस आटे के अंदर डिफरेंट सीरियल्स का वो मिक्सचर है और कुछ ऐसे सीरियल्स का मिक्सचर है जो लोकली अवेलेबल तो है लेकिन लोगों को उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज का पता नहीं है। लेकिन वो लोकली इतने सस्ते हैं कि लोगों को उसका अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किस कदर सस्ती चीज़ फिक रही है और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहरहाल तो मैंने उस पर काम किया। मैंने तकरीबन 2 साल लगाए अपने उस प्रोजेक्ट पे और मैंने अकेले नहीं लगाए। उसके बाद मैंने उसको डेवलप किया। मैंने कुछ लोगों पे उसको ट्राई भी करके देखा, उसकी ब्लड शुगर भी देखी कि क्या वो उससे बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो माशाल्लाह से उस आटे के इस्तेमाल के बाद मेरा एक क्लाइंट उससे इतना खुश है। तो वो मेरा कोई मार्केट में नहीं रखा हुआ, ठीक है, लेकिन वो मेरा पर्सनल प्रोडक्ट था। तो वो मैंने अपनी फूड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया उधर। उसके बाद वो मैंने डायबिटिक पेशेंट्स को देना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुगर लेवल ऐसे कंट्रोल हुआ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि एक चीज़ जो डेवलप की गई वो डेवलप करने के बाद जब दी गई कंज्यूमर को तो उस पर उसका रिजल्ट है। तो ये जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया, इज इट अवेलेबल इन द मार्केट रेडीली? कोई आपने ब्रांडिंग करके उसको सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है ये? मैंने कोशिश तो की कि मैं सुपरमार्केट के अंदर उसको रखूं और एक दो लोगों ने मुझसे इस हवाले से बात भी की। लेकिन मुझे जो इशू बेसिकली आ रहा था वो ये आ रहा था कि बहुत ज़्यादा चार्जेस जो है ना वो रखे जाते हैं शेल्फिंग करने के। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, मैं एक एकेडमिशियन हूँ, राइट। लेकिन एकेडमिया में रहते हुए अब हमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लेनी चाहिए ताकि हम अपनी टेक्निकलिटीज़ को कहीं यूज़ करें और आवाम के लिए कोई फ़ायदा हो, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़रूरत है इस बात की कि कोई इस चीज़ को सपोर्ट तो करे। अब मैं अगर एक शेल्फ में रखने के 4 लाख रुपए तो नहीं दे सकती महीने के, सही, ठीक है। बस मेरा सिर्फ एक यही है कि मैं अपने क्लाइंट को दे सकती हूँ। वो मुझसे मांगता है, उसको पता है कि डॉक्टर जुबाला का प्रोडक्ट है और उन्होंने ही इस पे रिसर्च करी है। बाहर पूरी दुनिया में यही होता है जनाब, पूरी दुनिया में यही होता है। आप अपनी टेक्निकलिटीज को यूज करते हैं और यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि आप वहां पर एक स्टोर खोलते हैं बाकायदा और आप अपने प्रोडक्ट डेवलप करते हो, मार्केट करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बताएं कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी ठीक ठाक टर्नओवर है, रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, बंद होते हैं, नए रेस्टोरेंट्स खुलते हैं। ठीक ठाक रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ पे हर साल जो है नए रेस्टोरेंट्स आते हैं। कितने रेस्टोरेंट्स इसके अंदर जो है फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हायर करते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट को अपना मेन्यू डेवलप करने से पहले? देखिए बहुत पहले तो ये होता था कि ऐसा नहीं था मामला। ऐसे एक आपका मास्टर होता था और बस वही काम करता था और वही आपका प्रोडक्ट आता था। लेकिन अब हमारा जो डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माशाल्लाह हर साल वो वर्ल्ड फूड डे ऑर्गेनाइज करता है और तकरीबन मेजॉरिटी आउटलेट्स हमारे पास अपना स्टॉल लगा के खड़े हुए होते हैं उस दिन। तो इंडस्ट्री अकेडमिया लिंक जो है ना वो बहुत डेवलप हो गया है हमारे डिपार्टमेंट का स्पेशली। और इंडस्ट्रीज़ अब बहुत ज़्यादा हमसे कोऑर्डिनेट करने लग गई हैं, पूछने लग गई हैं। और हमारे डिपार्टमेंट का बच्चा जब फाइनल सेमेस्टर में पहुंचता है तो उसकी जॉब हो चुकी होती है पास आउट होने से पहले। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि वो जॉब के लिए मारा मारा फिर रहा होता है। तो हर रेस्टोरेंट, हर इंडस्ट्री मेजरली सबके पास इस वक्त फूड टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद है।
ये तो बड़ी जी अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल वेरी ऐसा। encouraging sign। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बरमला मैं कहती हूँ माशाल्लाह। हाँ, जो लोकल बेकरीज हैं और जो लोकल जिन्होंने अभी नए नए सेटअप शुरू किए हैं, और जो पुरानी बेकरियां हैं जो सालों से चली आ रही हैं, वो भी अब फूड टेक्नोलॉजी को बुला के पूछती हैं कि ये चीज़ इस तरह से है और हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह। बहुत सारी ऐसी बेकरियां हैं जिन्होंने बुलाया और पूछा, हमारा इनपुट भी लिया कि हम इस चीज़ को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये खुशाइंद बात है, ठीक है। वो इस तरफ तवज्जो देने लगे हैं कि ऑयल कैसा यूज़ करना चाहिए, ऑयल को कितनी बार। तो हम छोटे छोटे कदम करेंगे तो उसके बाद ही हम एक बड़े आउटकम पे पहुंच सकते हैं ना, एक बड़ा चीज़ ले सकते हैं। थोड़ा आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। माशाल्लाह से you're heading your department at Karachi University as well, I guess। नहीं, हेड मैं नहीं कर रही हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। Okay। और जो ह्यूमन न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स का प्रोग्राम हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया 4 साल का, उसकी मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हूँ और कन्वीनर भी हूँ। ओके, एंड द बुक्स व्हिच यू हैव रिटन, तो उसको भी आपने जिक्र किया इनिशियली कि आपने 2 बुक्स लिखी हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, वेट लॉस के ऊपर। उसका रिस्पांस कैसा रहा और उस बुक्स की यहाँ पर कितनी अवेयरनेस है कि ये बुक्स अवेलेबल हैं, उसका बताएं कुछ, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक बुक तो मेरी 2011 में पब्लिश हुई थी स्कॉलर प्रेस जर्मनी से, और वो बेसिकली मेरे अपने पीएचडी के मुताल्लिक थी। मैंने सिंघाड़े पे काम किया है और उस वक्त में सिंघाड़ा इतना लोकली अवेलेबल भी नहीं था। अब माशाल्लाह बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो उससे तो ये सपोर्ट आने वाले नए रिसर्चर्स को ये मिलती है कि एक पहले काम हुआ है तो वो उसको आगे लेकर चलते हैं और फिर उसमें मज़ीद तहकीक कर रहे होते हैं। तो वो तो मेरे अपने पीएचडी से रेलिवेंट थी। जो दूसरी बुक मैंने पब्लिश की है वो 2024 के जनवरी में पब्लिश की है। अच्छा, इसी साल? जी जी बिल्कुल इसी साल। और वो वेट लॉस स्ट्रैटेजीज के हवाले से है। उसके हवाले से वो चूंकि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आपको डिलीवरी करनी पड़ती है, उसकी मंगवाना पड़ता है और वो एक्सपेंसिव है बुक। लेकिन ये है कि उसमें जितनी भी अगर वो बुक कोई लेता है तो उसके अंदर वो तमाम स्ट्रैटेजीज़ हैं जो एक आम आदमी को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती हैं। और वो इतनी आसान स्ट्रैटेजीज़ हैं कि वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। एक आम मिथ है ना इस हवाले से कि डाइट प्लान हम तो नहीं कर सकते फाका, हम तो नहीं छोड़ सकते ये चीज़, हम रोटी चावल कैसे छोड़ेंगे। तो खुदारा ये सब चीज़ें डाइट प्लान में नहीं होती। रोटी भी खाते हैं आप, कम से कम मैं जो रिकमेंड करती हूँ मील प्लान, मैं डाइट प्लान तो उसको कहती ही नहीं हूँ, दैट इज़ मील प्लान। उसमें रोटी भी होती है, उसमें चावल भी होता है, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ ये है कि आप उसका वेट किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उन बुक्स के अंदर मेंशन की गई हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक सस्टेनेबल अप्रोच जो ज़िंदगी भर आप कर सकें, वो आपने कैसे करना है और आप ज़िंदगी में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं जब आप ये काम कर रहे होते हैं। तो ये वो एक खुलासा है, वो बड़ी बड़ी यूज़फुल बुक है। अगर कोई उसको पढ़ना चाहे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 80 to 85% तो वो उससे एग्री कर जाएगा। सही, उसको इस तरह लिखा गया है। अच्छा, थोड़ा सा आपने मुझे पहले जिक्र किया कि आपका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ आप कनेक्टेड हैं और एक कोई जर्मन यूनिवर्सिटी का आपने नहीं जी, इंग्लैंड में, इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी से भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में कनेक्टेड हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली क्रिसेंट कॉलेज बर्मिंघम में है और वहाँ पर जो है मैं उनकी बेसिकली ऑन बोर्ड ट्रेनर हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि थ्राइव कंसल्टेंसी कंपनी जो है, उन्होंने ये सोचा कि एक न्यूट्रिशन ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए और उन्होंने उस पर मुझे कहा कि आप एज अ ट्रेनर हमें ज्वाइन करें और आप न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग्स कराएं। मेरा जो सिर्फ शौक़ था वो ये था कि मेरे जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट बच्चे हैं, जो बैच निकल रहा है, उनको न्यूट्रिशन के बारे में एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, राइट। गो कि हमारे फूड टेक्नोलॉजी में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ना और उसको एक थॉरोली पढ़ना एक डिफरेंट थिंग है। तो मैंने सिर्फ उनसे इस बिहाफ पे कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ट्रेन करती हूँ, मुझे शौक़ है अवेयरनेस का कि लोगों तक बात पहुँचे। तो मैंने उनको राज़ी हुई, उनके साथ रजामंदी मैंने की और उन्होंने कोलैबोरेशन करी क्रिसेंट कॉलेज के साथ और उन्होंने कोलैबोरेशन करी कैनेडियन ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जो कि कनाडा में।
कैनेडियन ट्रेनिंग सिस्टम मुख्तलिफ डोमेन्स में ऑलरेडी ट्रेनिंग करा रहा है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादा है। उनकी कोलैबोरेशन बेसिकली उनके साथ हुई, और जब उनकी कोलैबोरेशन उनके साथ हुई तो मैं उनकी ऑन बोर्ड ट्रेनर हो गई। तो आप कोई भी अगर कैनेडियन ट्रेनिंग सिस्टम की ट्रेनिंग करता है या फिर क्रिश्चियन कॉलेज की ट्रेनिंग करता है तो उनको सर्टिफिकेट वहीं से इशू होता है, ठीक है। उनकी ट्रेनर मैं ही हूँ, और मैं उनको कोई डाइटेटिक्स नहीं पढ़ा रही, और मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, अवेयरनेस न्यूट्रिशनिस्ट। तो मैं जो उनको ट्रेन कर रही होती हूँ वो आम लोकल ज़बान में उनको चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या मिथ्स है, क्या चीज़ें फेक हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या अवेयरनेस है, ताकि वो किसी कम्युनिटी को अगर ट्रेन करना चाहें या अवेयरनेस देना चाहें या किसी एनजीओ के को ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकें, या अगर वो अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये ट्रेनिंग पाकिस्तान में भी मैं करा रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ट्रेनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं और इसकी एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आइडिया दें? If somebody wants to get this ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर वो उसका हिस्सा बनना चाहता है तो उसकी एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या आती है, उसकी कितने टाइम तक का है और उसकी प्री रिक्विजिट क्या है? देखें, हर वो बंदा जिसका साइंस का बैकग्राउंड है, ठीक है, हर वो बंदा जिसका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, राइट, कम से कम जो है वो ग्रेजुएशन की हुई हो, ठीक है, वो ये इसको ज्वाइन कर सकता है। तरीक़ाकार थ्राइव का ये होता है कि वो पहले इवैल्यूएट करते हैं कि ट्रेनी आया कौन है, ठीक है। जब ट्रेनी उनको ज्वाइन करता है, बताता है कि मैं न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो वो पूछते हैं आपका मकसद क्या है। जब वो अपना मकसद बताता है तो वो चीज़ मुझ तक पहुँचा दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद मैं तो एक टीचर भी हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि कोर्स को डिज़ाइन किस तरह करना है, मुझे पता है मुझे क्या बात किसको किस वक्त कम्युनिकेट करनी है। तो बीइंग अ ट्रेनर मैं अपने मटेरियल को कस्टमाइज करती हूँ, ठीक है। इसका आउटकम क्या है, इसकी सोच क्या है, इसको कहाँ जाना है, उस हिसाब से हम अपनी मटेरियल को, मॉड्यूल को कस्टमाइज करते हैं, और उसके बाद इंडिविजुअल ट्रेनिंग दी जाती है, 1-to-1। एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या पड़ती है अगर एक बंदा है जिसने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद वो न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करना चाहता है आपके थ्राइव बैनर के अंडर, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये कोर्स करने में और उसका खर्चा क्या बैठेगा? अच्छा, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि थ्राइव मेरी नहीं है, आई एम अ ट्रेनर इन थ्राइव, जी, राइट। बट आप ट्रेनिंग अंडर थ्राइव ही दे रहे हैं ना? जी, अंडर थ्राइव ही दे रही हूं। सो दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज कि अगर कोई लेट्स से कोई साइंस का, किसी भी, आपने जैसे बताया कि प्री रिक्विजिट ये है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, तो वो ग्रेजुएट अगर आप थ्राइव के अंडर द बैनर ऑफ थ्राइव ही वांट्स टू गेट ट्रेन्ड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो उसकी क्या अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है फॉर दैट कोर्स और उसका टाइम पीरियड कितना है? उसका टाइम पीरियड है 3 months का, और वीकली जो है वो उनका सेशन होता है। अच्छा, जो वीकली सेशन हो रहा है उसके अंदर 2 hours का सेशन होता है। उस 2 hours में उसको जब वो कंप्लीट कराया जाता है तो फिर एडिशनल ½ hour लग जाता है कि उसको कितना समझ में आया, कोई क्वेरीज तो नहीं है। तो कोई टाइम बाउंड इस हवाले से नहीं है कि 1 घंटा है या 2 घंटे हैं तो उसमें ख़त्म हो गया, नहीं। आपकी जब तक बात क्लियर नहीं हुई, कम्युनिकेट नहीं हुई, तब तक आपको वो चीज़ करवाई जाएगी। फिर आपके टोटल 12 सेशंस होते हैं। सबसे बड़ी और ख़ास बात इस ट्रेनिंग की है कि ये फ्लेक्सिबल है। किस तरह फ्लेक्सिबल है? अगर कोई ट्रेनी जो है पहले तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो सैटरडे या संडे किसी एक दिन जो है वो अवेलेबल होगा, खुदा ना खास्ता उस सैटरडे में वो नहीं ले सकता, तो वो उनको कम्युनिकेट करता है और वो मुझे करते हैं कम्युनिकेट, और फिर हम एक ऐसा टाइम एडजस्ट कर लेते हैं जिसमें वो ट्रेनी अवेलेबल है और ट्रेनर अवेलेबल है। उससे उनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और वो खुश रहते हैं कि हमें, अगर हम इस वक्त मसरूफ़ हैं तो हमारा ये टाइम हो सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो ऑप्शन है ना, ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आपको कहीं मौजूद नहीं होना। जूम पे क्लास होती है 1-to-1 मेरे साथ, जिस तरह मैं और आप बैठे हैं इसी तरह जूम पे होगी। जूम पे ही मैं उनको ट्रेनिंग कराती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो उनके चार्जेस हैं वो ये हैं कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके $450 हैं, और जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनके चार्जेस जो हैं वो 1,20,000 है। अच्छा, और इसके अंदर सर्टिफिकेशन जो है वो आपकी
जो यूनिवर्सिटी आपने जिक्र किया यूके की, उसका सर्टिफिकेशन मिलता है? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओके। अच्छा डॉक्टर ज़ुबाला, बिफोर वी रैप अप, 2 चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ व्हिच आर वेरी रेलेवेंट। जो कि पूरी मेजॉरिटी जिन मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया है, तो मैंने तो यही देखा है कि वो चाय पीते हैं बगैर दूध के। ठीक है? सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने चाय पीनी ही है, तो आप चीनी का कंजम्पशन बहुत कम करें उसके अंदर। और ये चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, थोड़े-थोड़े स्टेप्स में होती हैं। इसका सॉल्यूशन मैं अपने क्लाइंट को ये बताती हूँ कि अगर आप 1 दिन में 3 कप चाय पीते हैं, तो आप अपने कप के साइज़ को छोटा कर दें। ये रेमेडी है, ठीक है? ये नहीं हो सकता वो चाय बंद कर दें, ठीक है? वो कहेंगे भाग जाओ ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास से, सही। ठीक है? तो मैं उनको ये कहती हूँ कि चाय के कप को छोटा करें, 3 दफ़ा पिएँ, लेकिन चाय के कप को छोटा कर दें और चीनी को आहिस्ता-आहिस्ता, वरना फिर आप मुँह के बल गिरेंगे अगर आपने एकदम से चीज़ को बंद किया तो। थोड़ा-थोड़ा करके आप उसको कम करें। और शुगर क्रेविंग की जहाँ तक बात है, तो देखें व्हाइट शुगर तो नुकसानदेह है। व्हाइट शुगर तो कैंसर सेल्स को प्रमोट करती है। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे उतना बेहतर है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम उसकी जगह शहद इस्तेमाल कर लें डबल, हम उसकी जगह गुड़ इस्तेमाल कर लें डबल। नहीं, प्लीज। 1 ग्राम शुगर उतनी ही कैलोरीज दे रहा है जितना शहद दे रहा है, जितना गुड़ दे रहा है। ठीक है? तो शुगर की क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस किया जाता है और ये सब आपका माइंड गेम है। ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। आई एम अ फूडी पर्सन। ठीक है? जब मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है दुनिया का हर कोई कर सकता। शुगर की जो बात आपने बोली कि वाइट, सो ये हर चीज के अंदर होता है कि जी वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, ओह। वाइट राइस, ब्राउन राइस। आपके ख्याल से ये वाइट और ब्राउन का जो कंपैरिजन हम कॉन्स्टेंटली करते हैं, इसके पीछे कोई मंतक है या सिर्फ ये एक मिथ ही है? ब्राउन शुगर तो वही वाली ब्राउन होती है जो मैंने ब्राउन का मतलब बताया आपको। सही। ठीक है? तो जो मैंने ब्रेड में आपको कहानी सुनाई, सही। तो इन चक्करों में मत पड़िए। और अगर आपने खाना ही है तो आप गुड़ ले लीजिए, और वो भी गुड़ में भी बड़ी अक़साम आती हैं। वो काला गुड़ लीजिए और उसके अंदर जो है वो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी क्रेविंग भी कम होगी और आप चीनी के इस्तेमाल से भी बचेंगे। तो ब्राउन शुगर भी ब्राउन कलर वाली ही होती है मेजॉरिटी। तो फिर आपको एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो शुगर की क्वांटिटी को कम कर लेना, ऑयल की तरह क्वांटिटी कम करें। सही। दूसरा, एक और शुगर का ऑल्टरनेट जो यूज होते हैं, स्टेविया आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है, या दूसरे जो ऑल्टरनेट्स हैं लाइक कैंड्रिल, और उसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, ये स्वीटनर्स हैं और कैंड्रिल तो बहुत पहले ही उसके बारे में बहुत बातें आ गई थी। स्टेविया आया कि ये शायद थोड़ा बहुत बेहतर ऑप्शन है। प्लांट सोर्स है बेसिकली, Right. प्लांट है। तो ये इंतहाई कड़वा होता है, ये इसका पत्ता, इसमें से कड़वाहट निकाली जाती है, उसके बाद ये स्वीट होता है। लेकिन हर रिसर्च जो आती है ना, उसके 6-8 साल बाद उसके अफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। ठीक है? तो अगर कोई भी चीज़ मार्केट में आई है, हम ये नहीं कह सकते ये 100% सही है, वरना तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो सही होने लग जाएंगी। अंडे के बारे में पहले यही रिसर्च थी कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, अब यही आई है ना, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। स्टीविया के बारे में अब लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो ये आ रही हैं कि ये बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस कर देता है। ये बॉडी के लिए हार्मफुल है अगर आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो। अब रिसर्च ये कहती है। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ पे। जिस चीज की भी अगर बात करें, कुछ टाइम के बाद उसको जो है फिर नलिफाई कर दिया जाता है कि नहीं, ये उस तरीके से इफेक्टिव नहीं है जो पहले इनिशियली बात होगी। तो मैंने आपको इसका बड़ा अच्छा हल बताया ना। आप चीनी इस्तेमाल करें, ठीक है? चीनी के आप पता है ना आपको नुकसानात। अगर आप उसकी क्वांटिटी कम करते जाएंगे तो नुकसान का अफेक्ट कम हो जाएगा ना। सही। ठीक है? फिर आखिरकार आप उसको छोड़ देंगे एक दिन। तो हमारे पास यही सॉल्यूशन है। आप स्टीविया डाल, फिर लोग, मैं आपको साइकोलॉजी बताऊं, लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा स्टीविया डालने कोई मसला नहीं, फिर वो स्टीविया ज़्यादा डालने लग जाती है, तो ओवरडोजेज हो जाती है हर चीज़ की। चलिए, to wrap up with Dr. Zubala, any message you would like to give to our audience? एक ही बात कहना चाहूँगी और बहुत छोटी सी बात है। आज तक जितना भी मेरा कैरियर रहा, उसके अंदर मैंने एक चीज़ सीखी है, कम खाओ, अच्छा खाओ और सेहतमंद रहो, बस। Thank you so much, Dr. Zubala. On this note, we'll wrap up today's show. Hope you have